Assalamu alaikum, dear students. Have you joined the meeting? How was your test? How was the test? Okay, and what about SCQs? MCQs was tough. Okay, अच्छा MCQ बहुत मुश्किल थे. But it is a practice कि अब आप लोगों ने CVS किया हुआ भी काफी पहले था, तो इस वजह से हो सकता है आपको ज्यादा मुश्किल लग रहे हो. लेंथी स्टेटमेंट्स थी. ये UHS में यूजुअली जो MCQs आते हैं उनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस है. अदरवाइज ये टेस्ट जब थोड़ा सा ये लॉकडाउन खुलेगा और दोबारा आप लोग ज्वाइन करोगे तो ये दोबारा से आपके सारे टेस्ट होंगे, तो आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी. डोंट यू वरी. आप लोगों ने पढ़ा हुआ था सही तरह से इसको CVS को? हाँ, यस, इट कुड बी डिफिकल्ट क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक सिंगल लाइन की होती हैं, उसके लिए आपको टाइम कम चाहिए होता है. कुछ स्टेटमेंट्स लंबी होंगी, उनके लिए आपको लंबा टाइम चाहिए होगा. और ये टाइमिंग जो सेट करते हैं आई थिंक ये इक्वली सेट करते हैं, तो इस वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा. डोंट यू वरी, नो प्रॉब्लम. जब आप दोबारा ज्वाइन करोगे कॉलेज को तो ये दोबारा आपके टेस्ट हो जाएंगे, तो आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. अभी ऑनलाइन का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, और टॉपिक भी इस किस्म का था. सीवीएस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. हाइपरटेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ब्रीफली आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीवीएस और ब्लड में से आपका जो अकॉर्डिंग टू यूएचएस टॉस आप लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, और 3 MCQs आने हैं. एंटी एरिथमिक में से थे MCQs, मैंने चेक नहीं किए. चले मैं देखूंगी, अगर थे तो. अभी तो इसको छोड़ दें, खैर मैं इसको फिर बाद में देखूंगी. ठीक है. क्योंकि एंटी एरिथमिक हम लोगों ने आपको करवाया नहीं था, बट ये होता है कि हम लोग MBBS को करवाते हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना. डायरेटिक्स में से अगली दफा क्वेश्चन आ जाएंगे. डोंट यू वरी. एंड व्हाट अबाउट SCQs? डोंट यू वरी. अब जो हो गया उसको आप छोड़ दें, और क्या कहते हैं नेक्स्ट आप उसकी प्रिपरेशन करें. क्या कहते हैं जब आप लोगों की क्लासेस ऑन होंगी और दोबारा आप लोगों के ये टेस्ट होंगे, सो डोंट यू वरी. ठीक है. इसका रीटेस्ट आप लोग चाह रहे हो? रीटेस्ट को तो छोड़ दो अभी, क्योंकि सीवीएस आपके लिए इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आप लोग CNS पे अपनी कंसंट्रेशन रखो, क्योंकि CNS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और आप लोगों के 6 SCQs और 18 MCQs आप लोगों के सिर्फ CNS में से आने हैं. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन CNS. हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है रीटेस्ट लेने का इसका, क्योंकि आप लोगों का मंथली एक टेस्ट होगा फार्मा का, ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है. तो आप दुआ करो कि सिचुएशन कोरोना की बेहतर हो जाए और क्लासेस आप लोगों के जो कॉलेजेस ओपन हो जाएं और आप लोगों का वही जो नॉर्मल स्केजुअल है वो कंटिन्यू हम लोग कर लें. ठीक है. CNS की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी तो कोई इतना वो नहीं है आप लोगों के लिए ना कि आप लोग उसको करो. आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग देखो उसमें से चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आपकी. ठीक है. और मतलब उसको फर्दर प्रैक्टिस कर लो. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आई थिंक okay. So yesterday we have started mood disorders or affective disorders. ठीक है. Mood disorders and affective disorders.
In mood disorders or affective disorders, we have two main disorders. Number one, major depressive disorders, and number two, bipolar disorders. And we are talking about major depressive disorders. As you all know, depression is very common in our society, and yeah, as well as in other part of the world. And depression is characterized by intense feeling of sadness, hopelessness, and despair for at least for more than 2 weeks. For more than 2 weeks, and thought of guilt, worthlessness, and disturbance in the sleep and appetite, and there is increased thoughts of suicide. Depression can run in families, and it can occur after any specific life event, like after the childbirth, after menopause, after the loss of job, after the loss of any loved one, or it can be caused by various drugs like beta blockers, reserpine, interferon alpha, etc. Pathophysiology of depression is highly complex, and we have various theories. There is no need to go in the detail of the theories. You just remember the importance of BDNF. BDNF is a nerve growth factor, and it is important for the normal functioning or normal neurogenesis of the nerves. And its deficiency is associated with depression. And all drugs chronically increases the level of this BDNF. Okay, and these drugs also improve the level of monoamine oxidase. Not monoamine oxidase, monoamines like norepinephrine, serotonin, and dopamine. So you just remember these things. There is no need to go in the details, because to understand the drug, you must have this knowledge. We have also discussed the different drugs. So now first we will revise the drugs that are used for the treatment of depression. Can you tell me what are the different drugs that can be used for the treatment of depression? Please write it down in the chat box. What are the different drugs that can be used for the treatment of depression? Okay, monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressants. What else? What else? SSRIs, good. Okay, SSRIs, SNRIs, good. Or fluvoxamine, clear. G-Flow, हेट्रोसाइक्लिक वेरी गुड. एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है. कौन कौन सी ड्रग थी इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक और एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स में? मिर्टेजिपिन, ओके, एमोक्सिपिन और ब्यूप्रोपियोन, ठीक है. These are included in heterocyclic and atypical antidepressant. So we have 6 groups of antidepressants. We have 6 group of antidepressant. Number 1, SSRIs. Number 2, SNRIs. Number 3, 5-HT2 antagonist. Number 4, heterocyclic antidepressants. Number 5, tricyclic antidepressants. And number 6 is monoamine oxidase inhibitors. Okay, the drugs that are commonly used nowadays for the treatment of depression, or we can say first line drugs, are the SSRIs or SNRIs. Okay, SSRIs take the lead. SSRIs are the most commonly prescribed drug initially. Okay, SSRIs. Monoamine oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants was used in the past, but now they are very less commonly used because of their adverse effect. So they are not used as a first line drug, and both of these groups are reserved for the patients who are not responding to the first line drug, while 5-HT2 antagonist and heterocyclic antidepressants, they can be used as an add-on drug.
यूजुअली दे आर यूज एज एन एड ऑन ड्रग, कि अगर एक पेशेंट को एक ड्रग से फर्क नहीं पड़ रहा या उसको कोई और प्रॉब्लम है तो फिर उसके साथ हम उसको ऐड कर देते हैं. So in SSRIs we have fluoxetine, citalopram, fluvoxamine, paroxetine, escitalopram और sertraline. ठीक है, sertraline. You have to remember the name because it can be asked in SCQs. Okay, what is the name of SSRIs? Then we come to the SNRIs. Now tell me what are the different SNRIs? Do you know the names of SNRIs? Venlafaxine and duloxetine. Venlafaxine and duloxetine are the name of SNRIs. Okay. Then we come to the 5-HT2 antagonist. What are the 5-HT2 antagonists? What are the names of the drug included in this class? Trazodone and nefazodone. Okay, good. Trazodone and nefazodone. Then we come to the heterocyclic. Heterocyclics are, I told you that these are the bupropion. Yes, trazodone is also used to induce sleep. Okay. Okay. In heterocyclic, we have bupropion. What else? Mirtazapine and amoxapine, meprotilene, etc. Okay, these are the heterocyclic, and you have to remember the name at least because in MCQs it can be asked the name of the different drugs and the information related to that drugs. If you remember the name, then you can easily attempt the SCQ के ये इसके accordingly है. ठीक है, अगर आपको नाम याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे इसको करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रेजाडोन का है, अगर आपको नाम नहीं याद तो आपको क्या पता कि कौन सी ड्रग जो है स्लीप इंडक्शन के लिए यूज होती है, कौन सी एंटी डिप्रेसेंट्स. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. Then we come to the tricyclic antidepressants. Tricyclic antidepressants are the amipramine, desipramine, amitriptyline, nortriptyline, etc. Okay, amitriptyline, nortriptyline, amipramine, desipramine, etc. These are the tricyclic antidepressant. And last one is the monoamine oxidase inhibitor, and this is selegiline, phenylcypramine, okay, etc. These are the monoamine oxidase inhibitors. We have discussed the SSRIs. SSRIs, and you can see the different clinical uses of SSRIs on the screen. Okay, can you have the answer of this MCQ? Leave it. I didn't told you to leave it. Otherwise, इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताती हूँ. इसका आंसर है sertraline, because sertraline is not metabolized. Its metabolism is not affected with age. Otherwise, the drugs that metabolize in the liver, their metabolism can be affected by age. But sertraline is a drug that that's metabolism is not affected by the age, so it can be used safely in the old age patient. Sertraline. Clear? Okay, now we will start selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. These are the venlafaxine and duloxetines. The other drugs are the desvenlafaxine, melnazepran, and levomelnazepran. Okay, these are the drugs. And as like selective serotonin reuptake inhibitor, this group of drug is also acts by inhibiting the reuptake of serotonin as well as norepinephrine. Serotonin as well as norepinephrine. Selective serotonin reuptake inhibitor selectively inhibit the reuptake of serotonin, while this group of drug inhibit the reuptake of both neurotransmitters, serotonin as well as norepinephrine, by the same mechanism, by blocking the transporters
specific transporters of serotonin and norepinephrine. You can see here, these are the specific transporters of norepinephrine, and this is the specific transporter of serotonin. Both transporters are blocked by the yellow color SNRIs, ठीक है, and they prevent the reuptake of these neurotransmitter back into the nerve terminal. So there is increased concentration of these neurotransmitter in the synaptic cleft. This is a synaptic cleft, and they increase the concentration of these neurotransmitters in the synaptic cleft and produces the antidepressant effects. क्लियर है? आई थिंक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस करें. It is also a highly lipid soluble drugs. They are well absorbed, well distributed, but bioavailability of these drugs are less. It has 50% bioavailability. They are metabolized by cytochrome P450 enzyme system in the liver, and these drugs are used in depression, some anxiety disorders, and along with these, they are also used in some painful disorders. Especially the neuropathic pain. Remember, the drugs that block the both transporters, norepinephrine and serotonin, these drugs can be used for the treatment of neuropathic pain, diabetic neuropathy, fibromyalgia, etc. These are the uses, and these uses are because they block both norepinephrine and serotonin. ठीक है? Neuropathic pain, migraine, fibromyalgia is a pain in the skeletal region. ठीक है? Fibromyalgia is a musculoskeletal pain. Last one is the vasomotor symptoms of menopause. After menopause, females may have some vasomotor symptoms like atrophy of the genitalia, dryness of the vagina. Females may have irritability, depression, etc. So these are the vasomotor symptoms, and these symptoms can be reversed or can be treated by norepinephrine serotonin reuptake inhibitors like SNRIs. ठीक है? The other disorders are the depression, generalized anxiety disorders, and it is also used in stress urinary incontinence. Okay, it is also used in stress urinary incontinence. So the clinical uses of SNRIs are slightly different from SSRIs. SSRIs किस में use हो रहे थे? Depression, generalized anxiety disorder, panic disorders, or they are used in some eating disorders like bulimia nervosa. They are used in post-traumatic disorders. They are used in premenstrual dysphoric disorders. So the clinical uses are slightly different. ठीक है? SSRIs के और SNRIs. You have to remember the clinical uses. SNRIs are used in depression, generalized anxiety, stress urinary incontinence, neuropathic pain. Neuropathic pain are those pain that is not subside with the traditional NSAIDs, traditional painkillers जो आप लेते हो, Brufen, Panadol, Dicloran, etc. This type of painkiller will not subside the pain or neuropathic pain. And neuropathic pain usually subside by the SNRIs, the drugs that act on the brain. The adverse effect, they block the both neurotransmitters, so it has serotonergic adverse effect as well as noradrenergic adverse effect. ठीक है? Because ये दोनों को inhibit करती है, तो serotonergic adverse effect will be same like nausea, vomiting, diarrhea in the initial period, and this nausea, vomiting, diarrhea will be subside after few weeks of treatment. ठीक है? Then it can cause, it inhibit the norepinephrine as well. That's why it causes insomnia, anxiety, agitation, increased blood pressure, and increased heart rate because of increased norepinephrine activity or noradrenergic activity. Like SSRIs, it is also called discontinuation syndrome. ठीक है? मैंने आपको कल भी बताया था कि discontinuation syndrome में क्या, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं for the long period of time, तो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है.
ठीक है, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली समझो कि रहना सीख लेती है। सो अगर तो हम वो ड्रग का फौरन स्टॉप कर देंगे, एब्रप्टली स्टॉप कर देंगे, एकदम बंद कर देंगे, तो क्या होगा, पेशेंट मे हैव सम अनप्लेजेंट सिम्टम्स, may have some unpleasant symptoms like headache, irritability, nervousness and paresthesia. और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। पहले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो उस पर डिपेंड कर रहे थे ड्रग पर, अब एकदम हम ड्रग बंद कर देंगे तो उनका लेवल नीचे चला जाएगा या कम हो जाएगा। सो वी हैव टू स्टॉप द ड्रग्स, वी हैव टू टेपर्ड ऑफ स्लोली। अगर एक टैबलेट पेशेंट एक ले रहा है तो आफ्टर 1 वीक वो हाफ कर दे, उसके बाद अगले हफ्ते वो उसको और क्वार्टर कर दे और इसको फिर स्टॉप करे, ताकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का बॉडी में, वो रिज्यूम हो सके। क्लियर है? सो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम कैन अकर विद नॉरएपिन SSRIs as well as SNRIs. Venlafaxine can cause cardiotoxicity. ठीक है, venlafaxine can cause cardiotoxicity, so should not be used with the drug that causes same problem. Drug interaction, almost all antidepressant has important drug interaction. So जब भी आप antidepressants आप लोग तो खैर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको तो कंसीडर करे ड्रग हिस्ट्री को, because they inhibit or accelerate the metabolism of various drugs. Duloxetine also inhibit the CYP2D6 and increase the level of tricyclic antidepressant or other drugs that is metabolized by this enzyme. And same, they causes serotonin syndrome when given with monoamine oxidase inhibitors, because monoamine oxidase enzyme is involved in the metabolism of norepinephrine, dopamine and serotonin. Clear? If you have any problem at any stage, you can ask me. You can write it down in the chat box. Then we come to the tricyclic antidepressants. Tricyclic antidepressant divided into two according to their structure. Why they are called tricyclic? Because they have a tricyclic ring in their structure. You have seen all drugs having a tricyclic ring in their structure. That's why they are called tricyclic. In these, in all drugs, some are the tertiary amine and some are the secondary amine. Some are the tertiary amine and some are the secondary amine. Mechanism of action of tricyclic antidepressants, yeah, effect of tricyclic antidepressant is quite different from the other drug. Tricyclic antidepressants were very commonly used in the past, but because of its adverse effect and its lethality, okay, it can be lethal at higher doses. So it is not used because depressed patient क्या होता है कि अगर या तो ज़्यादा डिप्रेशन होगा तो वो सारी टेबलेट खा लेगा, और अगर उसको वो जल्दी ठीक होना चाहता है कि जी मुझे फर्क नहीं पड़ा टैबलेट के बजाय सारे ये पूरा स्ट्रिप खा लूँ, तो उसको पेशेंट को may have some problem. ठीक है, or drug can be lethal in that case. That's why tricyclic antidepressant is not a preferred drug for the depressed patients. और ideally अगर कोई आपके आसपास डिप्रेस्ड पेशेंट है तो वो ड्रग्स उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए. ड्रग्स जो है वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो ड्रग्स उसको पेशेंट को जो है वो रेगुलरली दे. The difference between the tertiary amine and the secondary amine, tertiary amine has more anticholinergic effects. SSRIs और SNRIs के कोई anticholinergic effects नहीं थे. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के एडवर्स इफेक्ट इसलिए ज़्यादा हैं कि ये और रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है. Apart from the reuptake of norepinephrine and serotonin, these drugs also block some receptors like histaminic receptors, cholinergic receptors, alpha receptors. So its adverse effect profile is long. It has more adverse effect as compared to the other drug. And tertiary amine has more anticholinergic adverse effect as compared to the secondary amine. Initial mechanism is the same. It inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine like SNRIs. जिस तरह SNRIs का काम था इसी तरह से इसका है. So इनके clinical uses भी मिलते जुलते हैं. ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और SNRIs के clinical uses भी same है almost with slight difference.
because they both inhibit the serotonin and norepinephrine. Both inhibit the serotonin and norepinephrine. But the difference is it also acts as an antagonist at histaminic receptors, muscarinic receptors, alpha-adrenergic receptors, yeah, and 5-HT2 receptors, serotonergic receptors. Yes, it can increase the weight. Tricyclic antidepressant can increase the weight. ठीक है, and it has low therapeutic index. Low therapeutic index means higher doses of this group of drugs can cause death. ठीक है, can cause death. So this group of drugs should be used with caution. एक तो स्पेशली इसको डिप्रेस पेशेंट्स के पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा इट इज नॉट यूज एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग. इट इज ओनली यूज इन रिफ्रैक्टिव केसेस. रिफ्रैक्टिव मीन्स those cases who are not responding to the first line drug. Clear? It is more clear in this slide as well. You have seen here they block the reuptake. They block the reuptake as well as they block the adrenergic receptors. ठीक है, adrenergic receptors, histaminic receptors, adrenergic receptors को block कर रहा है और muscarinic receptors को block कर रहा है. So this is the additional effect. Although these effects do not take part in the antidepressant effects. जो antidepressant effects होते हैं उसमें इनका कोई participation नहीं है, and this blockage just causes more adverse effect. So you can see here these drugs, okay, these drugs block the histaminic receptor, H1 receptors, so that's why they causes sleepiness, ठीक है, drowsiness. जो भी drugs H1 receptors को block करती हैं, H1 receptors को block कौन सी करती हैं? एंटीहिस्टामिन, जो आप लोग लेते हो एलर्जिक रेनाइटिस के लिए, फ्लू आपको हो जाता है या कफ होती है या इस टाइप की कोई चीज़, तो उसमें आप जो ड्रग लेते हो दैट आर एंटीहिस्टामिन. आप आजकल कॉमनली रिजिक्स है, सॉफ्टिन है, दीज आर द एंटीहिस्टामिन. और पहले जो वो ड्रग्स यूज होती थी वो प्रीटॉन और एविल वगैरह, दीज ड्रग्स causes the sedation of, ठीक है, brain, causes sedation. Mytica is not a antihistamine. Mytica is not a antihistamine. Mytica is a leukotriene modifier. Leukotriene receptors को inhibit करती है Mytica. ठीक है, क्लियर है? जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, जब आप एस्थमा पढ़ोगे तो उसमें आप माइटिका को डिस्कस करो. So this group of drug used for the treatment of depression, enuresis, insomnia, okay, enuresis, insomnia, neuropathic pain like SNRIs, and one of the drug from this group can also use for obsessive compulsive disorders. क्या होते थे obsessive compulsive disorders? What are the different obsessive compulsive disorders? जिसमें कोई पेशेंट रिपीटेडली एक ही एक्ट करता है. पेशेंट क्या करता है? रिपीटेडली एक ही एक्ट करता है. अगर हैंड वॉश करता है तो वो हैंड ही वॉश करता रहता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि उसकी हैंड्स क्लीन हो गए. अगर वो घर में क्लीन सफाई करता है तो वो बार बार सफाई करता रहता है. अगर वो डोर को लॉक करता है तो वो बार बार डोर लॉक करता रहता है. So this is obsessive compulsive disorders, and usually the anxiolytic drugs can be used, but clomipramine from this tricyclic antidepressant also used. So it can be asked in MCQs. Okay, it can be asked in MCQs which tricyclic antidepressant can be used in obsessive compulsive disorders. तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्लोमिप्रामीन जो है वो obsessive compulsive disorders में यूज होता है. Then it is also used in attention deficit hyperactivity syndrome. This syndrome is common in children. ये जो है वो एक ही काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते बच्चे. ठीक है, एक काम स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा शुरू हो गया, उसके बाद तीसरा शुरू कर दिया. So this is attention deficit hyperactivity syndrome, and in this type of syndrome, tricyclic antidepressant can be used. You have seen the clinical uses are quite similar with the SNRIs, except the obsessive compulsive disorders and attention deficit hyperactivity syndrome. Anticholinergic adverse effects are common with these drugs,
especially with the tertiary amine, amitriptyline or amipramine. What will happen in the anticholinergic effect? Patient may have dry mouth, constipation, urinary retention, blurring of vision, or aggravation of narrow angle glaucoma because they increase the pressure in the aqueous humor pressure in the eye. So it can cause dry mouth, constipation, urinary retention, blurring of vision, and aggravation of narrow angle glaucoma. Because of blockage of alpha receptors, as I told you that it blocks the alpha receptor, then it can cause orthostatic hypotension and reflex tachycardia. These adverse effects are caused by the blockage of alpha 1 receptors. Sedation or drowsiness. Sedation or drowsiness occur because of the blockage of histaminic receptor, H1 receptor. And because of this sedation, these drugs can be used in patients having a problem with sleep, or these drugs should be given at bedtime. रात के time देनी चाहिए because they cause sedation, so they can impair the daytime activities. That's why it is preferred to give at the bedtime. Weight gain, they may cause weight gain, sexual dysfunction, and cardiac arrhythmia. All these are the adverse effect of tricyclic antidepressants. और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स एंड एसएसआरआईज आर द टू इम्पोर्टेंट ग्रुप. अदरवाइज आपकी लक है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जिस तरह अभी शायद मैं आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था, शायद भूल गई हूँ. ट्राइमेटाजिडीन पूछा था किसी ने, शायद मुझे याद आया. ट्राइमेटाजिडीन के क्या है? ट्राइमेटाजिडीन जो है ये एक एंजाइना के लिए ड्रग यूज कर होती है और ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती है. ठीक है, ट्राइमेटाजिडीन शायद किसी ने पूछा था और मैं भूल गई उसको आंसर करना. सो ट्राइमेटाजिडीन क्या है? This is a newer drug used for the treatment of angina pectoris and it inhibit the free fatty acid oxidation. क्लियर है? तो ये आपकी लक होती है. कई बार इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके लिए अननोन, मतलब जो इतनी फेमिलियर नहीं होते. अदरवाइज आपके डेंटल लेवल पर आपके साथ मतलब कॉमन जो आस्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पूछी जाती हैं. एंड इन डिप्रेशन दीज टू ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और एसएसआरआईज. बाकी ग्रुप्स ही पूछे जा सकते हैं, बट यू शुड रिमेंबर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, their names of the drugs, clinical uses, ठीक है, और SSRIs के भी, और बाकियों के भी खैर याद करने हैं, लेकिन ये ज्यादा important. Drug interaction is very important. It has a very important drug interaction because it interacts with wide variety of drugs. Like it can interact with monoamine oxidase inhibitor. As I told you, it should not be given with monoamine oxidase inhibitors because it can cause hypertensive crisis or it can cause serotonin syndrome. It should not be given with sympathomimetic. Are you listening, students? Are you listening me? Okay. सो सिंपैथोमाइमेटिक के साथ भी क्या होगा कि ये नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को वैसे बढ़ा रही है, तो और सिंपैथोमाइमेटिक दे देंगे तो क्या होगा, वो फर्दर इंक्रीज करेगा और पेशेंट में हैव अ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. इथेनॉल एंड सीएनएस डिप्रेसेंट्स, they causes depression of CNS, both of these drugs. And tricyclic antidepressant inhibit the histaminic receptor, H1 receptor. तो ये sedation cause करता है. अगर हम इसको इथेनॉल और CNS डिप्रेसेंट के साथ देंगे तो ये फर्दर ब्रेन को डिप्रेस करेगा, फर्दर sedation cause करेगा. That's why it is not desirable to use tricyclic antidepressants with these drugs. And it also inhibit the metabolism of CYP2D6 inhibitors increases the level of tricyclic antidepressants. ठीक है, जो भी drugs हैं like fluoxetine, paroxetine, duloxetine, these drugs can inhibit the metabolism of tricyclic antidepressants. So these drugs should not be given with tricyclic antidepressants. Clear?
It should be used with caution, or we can say it should be contraindicated in unstable angina because it increase the level of norepinephrine or cardiac output बढ़ा देगी, glaucoma, epilepsy and arrhythmia. Now we come to the 5-HT2 receptor antagonist. इसमें आप लोगों ने सिर्फ differentiating points याद रखने हैं. आप लोग snaps ले सकते हो slide की, ठीक है? और जो main चीजें हैं वो याद रखनी है. There is no need to go in the detail. 5-HT2 receptors, मैंने आपको बताया था कि serotonin has a different type of receptors. Activation of this receptor produces the anxiety-like symptoms, depressive symptoms. Activation of 5-HT2 receptor. So the drug that block this receptor produce the opposite effect and can be used for the treatment of depression, anxiety and insomnia. Insomnia, मैंने आपको बताया था ना कि trazodone is a specific drug that can be used safely for the induction of anesthesia, induction of sleep, sorry. ठीक है, even without depression. कि अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन नहीं है और उसको स्लीप प्रॉब्लम है और कंटिन्यूअसली आपने इसको लॉन्ग टर्म में देनी है तो यू कैन गिव ट्राज़ोडोन एज कंपेयर टू द एंज़ोलिटिक्स. They also inhibit the serotonin reuptake inhibitor and norepinephrine reuptake inhibitor. ठीक है, and they also have some effect on the alpha adrenergic receptors and H1 receptors. ठीक है, because of H1 receptors के effect की वजह से it can cause sedation and can induce sleep. Sometimes this group of drug is used along as an add-on therapy with SSRIs or SNRIs in patients having a problem with sleep. बहुत सारे डिप्रेस पेशेंट्स होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होता है जिन्हें रात को नींद नहीं आती है और अगर पेशेंट को किसी को नींद नहीं आए तो वो खुद एक डिप्रेशन है कि नींद ना आना. So trazodone and nefazone, especially trazodone, can be used as an add-on therapy with SSRIs or SNRIs to treat insomnia. ठीक है, insomnia के लिए जो है ये इसके साथ हम use कर सकते हैं. These are the adverse effects. Nefazodone is not used commonly because of and it is banned in some countries because of hepatotoxicity. It can cause hepatotoxicity. But H2 receptor, Arisha, H2 5-HT2 receptor are located in the brain. ठीक है, in the brain. It is not identified that at which location they are present, but they are present in the brain. 5-HT2 receptors and their activation can cause anxiety and depression. That's why the blockage of this receptor produce the opposite effect. आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ब्रीफली इस चीज को देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके अकॉर्डिंग टू. अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स आपने डिटेल में पढ़ना है, जनरल एनेस्थेटिक्स आपने डिटेल में पढ़ना है, लोकल एनेस्थेटिक्स आपने डिटेल में पढ़ना है, बट एंटी साइकोटिक्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, इनको आपने ब्रीफली इसके मेन पॉइंट्स आप याद रखो जो बताए जा रहे हैं आप. ठीक है, Nefazodone is an inhibitor of also inhibit the CYP3A4 and inhibit the metabolism of triazolam. Triazolam is a benzodiazepine. ठीक है, triazolam क्या था? A benzodiazepine, short acting benzodiazepine. Nefazodone is not used nowadays, so its interaction is not very important. Now we come to the monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase inhibitors are the historical drug. These drugs were introduced in 1950. These drugs were introduced in 1950, and I think these are the first group of the drug that was used for the treatment of depression. But because of its important drug and food interaction, and adverse effect, it is not used as a first line drug. It is not used as a first line drug. It is reserved for a specific cases. It is reserved for refractive cases कि जो दूसरी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते. Remember, antidepressant is not like a drug for fever or any infection कि आपने हर एक को दिया है और वो ठीक हो जाएगा. 50 to 60% पेशेंट रिस्पॉन्ड टू वन ड्रग. ठीक है, 40% पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस ड्रग को, एंड यू हैव टू स्विच ओवर द ड्रग, यू हैव टू चेंज द ड्रग. हो सकता है वो सेकंड ड्रग को भी रिस्पॉन्ड ना करे, यू हैव टू चेंज द थर्ड ड्रग. सो इट इज वेरी रिक्वायर पेशेंस
और वो क्या, वी कैन से इट इज अ सबर आजमा थेरेपी, लॉन्ग टर्म थेरेपी। और इसमें डिप्रेस पेशेंट्स के लिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो फ्रेंड्स का रोल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनके साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, रादर देन कि आप उनको टोंट करें, रादर देन आप उनका मजाक उड़ाएं या उनको जो है वो तंज करें उनके ऊपर। बिकॉज जो मेंटल इलनेसेस हैं दे आर वेरी मिजरेबल। जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को साइकोसिस है, बिकॉज ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। और इसमें आपको ड्रग्स की हेल्प के साथ साथ अपने साथ जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनकी भी हेल्प चाहिए होती है टू कम आउट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। क्लियर? सो अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट, ये भी एक सदका जारिया है कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट नजर आता है या आपको अपने फ्रेंड्स में से कोई ऐसी डिप्रेसिव, तो उसको एनहेंस करें, उसको रीअश्योर करें, ठीक है, उसको तसल्ली दें किसी भी तरीके से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे, बिकॉज हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर बंदे की सिचुएशन भी सेम नहीं होती। ठीक है ना? तो रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now we come to the monoamine, again on the monoamine oxidase inhibitor. As you know, I think all of you know the monoamine enzyme is present in the कहाँ बनाऊँ इसको मैं, in the nerve terminal, ठीक है, in the presynaptic nerve terminal. It is present in the mitochondria, and monoamine oxidase enzyme is involved in the metabolism of norepinephrine, serotonin, and dopamine. We have two types of monoamine oxidase enzyme. जरूरी नहीं है अगर आपका अरीशा, अगर आपका जो है कोई, जाहिर है आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई बहन भाई है, आपका कोई, आपकी बच्चों में से कोई है, आपके पेरेंट्स में से कोई है जिसके साथ आप बहुत अटैच हैं, और अगर वो डिप्रेशन में है तो ऑब्वियसली आपको पेन होता है। जो आपसे रिलेटेड लोग होते हैं अगर वो तकलीफ में होते हैं तो आपको पेन होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये तो आपको है ना कि आपने आपने उसको करना है, आप क्यों डिप्रेशन में जाओगे, आपने उसको रीअश्योर करना है। समटाइम इंसान मायूस हो जाता है कि भाई मैंने इसको इतना समझाया है या इसकी इतनी हेल्प आउट की है, तो लेकिन ये कोई रीजन नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप किसी को, मतलब किसी डिप्रेस पेशेंट की हेल्प करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, ये कोई इलॉजिकल। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, मोनोमीन ऑक्सीडेज ए एंड मोनोमीन ऑक्सीडेज बी। ठीक है, these two enzymes, both of these enzymes involved in the metabolism of all these drugs. We are not going in the detail. Salicylic, phenelzine and phenylcypramine. Phenelzine and phenylcypramine irreversibly or non-selectively block the both enzyme. Non-selectively block both enzyme monoamine oxidase A and B, or irreversibly. Okay? While salicylic block the enzyme स्पेसिफिकली मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी। और अगर आपने एंटी पार्किंसनिज्म पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा कि सैलिजिलीन इज यूज्ड एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग। इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग। ठीक है, remember its food and drug interaction. I will discuss later on. These drugs well absorbed by oral route and has extensive first pass effect and important food interaction. Salicylic is available in transdermal and sublingual preparation that bypass the GIT tract and has less food interaction. Because monoamine oxidase enzyme is also involved for the metabolism of tyramine. Tyramine is present in various food. Okay, tyramine is present in various food, and monoamine oxidase enzyme is involved normally in the stomach or in the GIT to metabolize this tyramine. अगर टायरामीन मेटाबोलाइज नहीं होगी तो क्या होगा कि टायरामीन विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर? इट विल इंक्रीज द रिलीज। एक तरफ आप उसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर रहे हो और दूसरी तरफ उसकी रिलीज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एट द इफेक्टर ऑर्गन। और इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन होगी तो क्या होगा कि उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, सो टायरामीन का मेटाबॉलिज्म, अगर हम मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, दैट्स व्हाई वी
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि वो टायरामीन कंटेनिंग फूड जो है वो अवॉइड करे. दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टायरामीन इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ food like in cheese, if they are present in sausages, they are present in different sauces, chicken, meat, chicken liver, etc. So we come to the drug and food interaction जब हम उसको interaction करते हैं तो ठीक है. Now we come to the clinical uses. As I told you that it is used in refractive depression. It is not used as in first line therapy. It can be used in anxiety, generalized anxiety disorders. ठीक है, the generalized या chronic anxiety, some panic disorders, Parkinsonism, especially selegiline. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. The adverse effect of this group of drug is they can cause orthostatic hypotension, weight gain, sexual dysfunction, insomnia, restlessness, confusion, discontinuation syndrome. Okay, this is the list of adverse effects. Monoamine oxidase inhibitor, orthostatic hypotension, weight gain, sexual dysfunction, insomnia, restlessness, confusion, and discontinuation syndrome. Now we come to the more important point, that is drug and food interaction. Okay? These are the drugs that should be avoided along with monoamine oxidase inhibitors. Kyun? Because they can cause serotonin syndrome. They can cause serotonin syndrome, or they can cause malignant hyperthermia, serotonin syndrome. ठीक है, or malignant, sorry, not hyperthermia, malignant hypertension because of increased level of norepinephrine. You have seen pseudoephedrine. अगर आप कोई सिरप उठाओगे ना, कफ सिरप स्पेशली, या कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जैसे एरिनिक है या कफकोल को टैबलेट है, तो इस टाइप की टैबलेट्स जो भी हैं या सिरप्स हैं जो कि आपकी कोल्ड रेमेडी है. जब आपको एलर्जी होती है किसी चीज़ से, रेनाइटिस होता है, तो कहते हैं ना कि ये टैबलेट ले लें, एरिनिक ले लें या कफकोल ले लें या ये सिरप ले लें, तो उन सब सिरप्स में होता है सूडोएफेड्रिन. सूडोएफेड्रिन अगर आप याद करो तो ये मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है. सूडोएफेड्रिन इज अ मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. हम जब हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं किसी भी पेशेंट से, तो हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि इस सिरप फॉर्म में कौन कौन सी ड्रग्स होंगी या जो सिंपल आम कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं वो कौन सी होंगी. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ड्रग सूडोएफेड्रिन. ये कोल्ड रेमस में होती है, सिरप में होती है और टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है. एंड दिस ड्रग विल ऑल्सो कॉज सम प्रॉब्लम इफ इट इज गिवन विद मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. Food interaction, as I told you, tyramine containing food like cheese, different type of sauces like soya sauce that is very commonly used, yogurt, chocolate, red wine, chicken liver, sausages, all these have a tyramine, all contain tyramine, and tyramine is metabolized by monoamine oxidase enzyme. So if we block the monoamine oxidase enzyme, tyramine will not metabolize. Tyramine will not metabolize. And what is the effect of tyramine? Tyramine क्या करती है? Tyramine करती है, increase करती है release को norepinephrine. ठीक है, tyramine जो है वो norepinephrine की release को बढ़ा देती है. So it can cause hypertensive crisis. Clear? That's why it should not be used with the monoamine oxidase inhibitor. अब आप ये देखो कि अगर आपने monoamine oxidase inhibitor ड्रग देनी है तो आपको कितनी प्रिवेंशन करनी है, कितना आपने जो है वो पेशेंट को बताना है और पेशेंट को कितनी एहतियात करनी है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. कि आजकल ये हमारे जो डेली रूटीन है, चीज, सोया सॉस, योगर्ट, चॉकलेट, चिकन, सॉसेजेस, ये हमारी रूटीन में आ गई है सब चीज़. Okay, so remember monoamine oxidase inhibitor not used nowadays because of food and drug interaction. Bupropion, you just remember. Usually इसकी mechanism पूछा तो नहीं जाता, but हो भी सकता है. Exact mechanism is not known, and it inhibit the reuptake of dopamine and norepinephrine. It inhibits the reuptake of dopamine and norepinephrine, and also increases the release of catecholamine. Also increase the release of catecholamine. Okay.
It can be used in depression, seasonal depressive disorders. Seasonal depressive disorders जो है ये कॉमन होते हैं उन कंट्रीज में जहाँ सूरज नहीं निकलता. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज हैं ना जहाँ ज़्यादा सर्दियों में जो स्नोफॉल हो रही होती है और वहाँ सूरज नहीं निकलता, तो वहाँ पेशेंट जो है डेवलप सीजनल डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंड दीज डिसऑर्डर्स विल बी सबसाइड जब वो वेदर चेंज होता है. The important and the point to be remembered is a smoking cessation. ठीक है, apart from the depression, ADHD or other disorders, it is used specifically in smoking cessation. Bupropion. Bupropion is used in smoking cessation, and this can be asked in MCQs. जो भी differentiating points होते हैं किसी के भी कोई specific point होता है वो MCQs में उन points को ही पूछा जा रहा होता है. तो आप लोगों ने ये जरूर याद रखना है कि smoking cessation, bupropion can be used in smoking cessation. These are the adverse effects: insomnia, agitation, anorexia. Then we come to the mirtazapine. Mirtazapine is एक antagonist at alpha 2 receptor. ठीक है, alpha 2 receptors आपको पता है auto receptors हैं, and activation of alpha 2 receptor decreases the release of norepinephrine. So when we antagonize this receptor, there is an increased release of norepinephrine and serotonin. It also acts as an antagonist at 5-HT2 and 5-HT3 receptors. Both are the serotonin receptors, and also block the H1 receptors. So that's why they causes sedation. So mirtazapine is one of drug that can be used in patient having a problem with sleep. या add-on therapy use हो सकती है with SSRIs or SNRIs because they can cause sedation. Bupropion, mirtazapine, both drugs can be used in patient having sexual dysfunction. अगर किसी patient में SSRIs के बाद या SNRIs के बाद use के बाद ये problem आ रहा है, तो these drugs can be used to avoid these adverse effects. Now, amoxapine and meperidine. You should remember only few briefly about these drugs. ठीक है, ताकि आप MCQs attempt कर सको. Usually MCQs में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपकी लक है. ठीक है. Amoxapine and meperidine, they both inhibit the norepinephrine and they inhibit the norepinephrine and less commonly serotonin, and both have anticholinergic activity. So इनके anticholinergic adverse effects जरूर होंगे. Amoxapine also inhibit the D2 receptor, so it has some Parkinson's like effect. ठीक है, amoxapine क्या करता है, D2 receptor को inhibit करता है, so इसके some movement type के adverse effect होंगे, जैसे Parkinson's होता है उसके कुछ तरह के इसके adverse effect होंगे. Okay. This is all about antidepressants. Now, if you have any question, you can ask. I repeat, we have 6 group of drugs: SSRIs, SNRIs, 5-HT2 receptor antagonist, heterocyclic antagonist antidepressants, tricyclic antidepressants, and monoamine oxidase inhibitors. In SSRIs, we have fluoxetine, that is prototype drug, and fluoxetine differentiating point क्या है? It has very long half life. ठीक है, up to 8 days because of its active metabolite. जब ये metabolize होती है तो उसकी active metabolite होती है जो जिसकी half life parent drug से भी ज़्यादा है. So fluoxetine has a very long half life. Other drugs are fluvoxamine, sertraline, citalopram, escitalopram, paroxetine. These are the SSRIs. In SNRIs, we have venlafaxine and duloxetine. ठीक है, venlafaxine and duloxetine. डिफरेंस क्या है दोनों ग्रुप्स में? जो SSRIs हैं वो न्यूरोपैथिक पेन में नहीं यूज होती, नॉन मिग्रेन में यूज होती है. ठीक है, और जो SNRIs हैं they can be used in neuropathic pain, they can be used in fibromyalgia, they can be used in neuropathic pain, vasomotor symptoms of menopause.
तो ये इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं. Then we come to the 5-HT2 antagonists, that are trazodone and methazodone. Trazodone has the ability to cause sedation. That's why trazodone can be used as a use for in sleep induction. Without any depression और in depressed patients में भी वो किसी और ड्रग्स SSRIs और SNRIs के साथ sleep promote करने के लिए दे सकते हैं, because almost all SSRIs और SNRIs causes insomnia. ठीक है, SSRIs और SNRIs causes insomnia. That's why they should be given in the morning, not in the night. Then we come to the tricyclic antidepressant. Tricyclic antidepressant का differentiating point क्या था? They inhibit the reuptake of norepinephrine and serotonin, but along with this, they inhibit the various receptors like histaminic receptors, alpha receptors, muscarinic receptors, and serotonin receptor. And blockage of these receptors causes more adverse effect. Clear? And tricyclic antidepressant also causes the inhibit the norepinephrine reuptake. So this group of drug is also recommended for the neuropathic pain. Neuropathic pain. The depressed patients होते हैं ना, sometimes they are not come up with the depressive symptoms. आपको उनका कोई नजर नहीं आएगा कि वो कुछ सैड हैं या फिर होपलेस हैं या सुसाइडल थॉट्स हैं. जस्ट पेन होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन जिसका कोई रीजन नहीं होगा. ठीक है, और वो जो पेन होगी वो आपकी जो नॉर्मल पेन किलर से खत्म नहीं होगी या उनको GI सिम्टम्स होंगे. सो समटाइम पेशेंट मे प्रेजेंट विद दीज सिम्टम्स. ठीक है, so tricyclic antidepressant can be used in neuropathic pain, and remember it has low therapeutic index, so high doses of this group of drug can be lethal, can cause death. Anticholinergic effects इनके ज्यादा होते हैं, like urinary retention, constipation, dry mouth, increases transient glaucoma, etc. Otherwise दूसरे adverse effect कौन से होते हैं? अल्फा 1 blockade की वजह से orthostatic hypotension, tachycardia, sedation, weight gain, cardiac arrhythmia, etc. Then we come to the monoamine oxidase inhibitor. Monoamine oxidase inhibitors कौन से हैं? Selegiline, phenylcyclamine and the phenelzine. ठीक है, तो ये ड्रग्स हैं, phenylcyclamine and phenelzine irreversibly ब्लॉक करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज को. ए को भी करते हैं और बी को भी करते हैं. और इनका प्रॉब्लम क्या है? दे कॉजेज इंपॉर्टेंट फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन. ठीक है, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, because monoamine oxidase enzyme involved in the metabolism of tyramine, and tyramine is present in various foods like in sausages, soya sauce, chicken liver, yogurt, in cheese, etc. And if the patient take these food along with the monoamine oxidase inhibitor, then what will happen? Patient may have increased amount of norepinephrine, and this norepinephrine may cause life-threatening hypertension. Life-threatening hypertension. Clear? So this is all about the antidepressants. You are welcome. If you have any question, you can ask me.